Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, head of the department Botany, SPC Government College अजमेर. प्लांट पैथोलॉजी के डिफरेंट लेक्चर्स हम ले रहे थे. उसी के कंटिन्यूशन में हम इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी लेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है. अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी ली है, हिस्ट्री ली है. अब हम पैथोलॉजी के बारे में और डिटेल लेते जाएंगे. इंट्रोडक्शन. व्हाट कॉजेस प्लांट डिजीज़. क्या है कारण जिसकी वजह से प्लांट डिजीज़ होती है. तो सबसे पहले हम पहले ही ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि व्हाट इज़ अ डिजीज़. अ प्लांट इज़ हेल्दी और नॉर्मल ओनली सो लॉन्ग इट कैरीज आउट इट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी टू इट्स बेस्ट ऑफ इट्स जेनेटिकल पोटेंशियल एंड दस मेंटेन्स इट्स अपीयरेंस सिमिलर टू normal healthy plant of the same variety and it gives best expected yield. अब ये जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो नॉर्मल में होती है, ये जो नॉर्मल एक्टिविटी है इसमें सेल का डिवीजन हो सकता है, डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, अपटेक ऑफ वाटर है, मिनरल है, ये सब सॉइल से उसका लेना है. फिर इनका ट्रांसलोकेशन है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. अब जब ट्रांसलोकेशन हो गया तो सिंथेसिस ऑफ फूड है फ्रॉम सनलाइट. और उसके बाद ये जो सिंथेट्स जो बने, फूड प्रोडक्ट्स जो बने, इनका ट्रांसलोकेशन है, इनका यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है. फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ सिंथेसाइज्ड मिनरल्स है एंड लास्टली रिप्रोडक्शन. अगर ये सब चल रहा है नॉर्मल तो प्लांट कहलाएगा नॉर्मल हेल्दी प्लांट. इट इज़ डिस्टर्ब्ड बाय सर्टेन कॉजेज़ और वो सर्टेन कॉजेज़ में एनिमेट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इनएनिमेट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, एनिमेट और इनएनिमेट. और ये जो कॉजेज़ हैं ये इन में से जो भी होंगे ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रोक देते हैं, उनके साथ इंटरफेयर करते हैं एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा. अब जब एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा उसके फंक्शनिंग में, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में, चाहे वो एनिमेट फैक्टर्स हो चाहे इनएनिमेट हो, अगर वो उसके साथ हिंडर करते हैं, उसको रोकते हैं, उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, तो जो प्लांट है वो कंसिडर किया जाता है डिजीज्ड प्लांट में. इन डिजीज प्लांट में इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज़ जो होती है दे आर कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट अटैक एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट दे इन्फेक्ट. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने प्लांट को अटैक किया. अब प्लांट को उसने अटैक किया तो उस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, इसका मतलब कि वो अपना खाना किससे लेगा, उस प्लांट से, उस होस्ट प्लांट पे जिस पे उसने अटैक किया, उस होस्ट प्लांट पे अटैक करके वो अपना खाना लेना स्टार्ट कर देगा. नेचुरली प्लांट ने खाना बनाया था खुद के लिए, प्लांट ने खाना बनाया था खुद की फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, रिप्रोडक्शन तक के लिए, लेकिन वो फूड खाने के लिए दूसरा पैरासाइट आ गया. अब नेचुरली जब उसका प्लांट का खाना वो प्लांट खुद नहीं यूज़ करके उसको अगर कोई दूसरा पैरासाइट यूज़ करेगा तो प्लांट में खाने की कमी होगी ही होगी. तो वो किसी ना किसी तरीके से मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में हमें दिखने लग जाएगी. अब जब हमें वो दिखने लग जाएगी तो उसी को हम डिजीज़ कहते हैं. दैट मीन्स डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल. डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल प्लांट इज़ डिजीज्ड प्लांट. नॉर्मल एक हेल्दी प्लांट दिख रहा है, सेम वेराइटी का, सेम जेनेटिक उसका पोटेंशियल का, और एक दिख रहा है उसी में हमको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसकी हाइट कम हो गई, उसकी लेंथ कम हो गई, वो थोड़ा वीक हो गया, वो फ्रेजाइल हो गया, उसके ऊपर कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं, वो कर्ली दिख रहा है, कुछ भी दिख सकता है. तो ये जो सिम्टम्स किसी भी तरीके के अगर नज़र आ रहे हैं तो वो हमें अपीयरेंस में डिजीज़ दिख रहा है. ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर से कुछ डिजीज़ ना दिखे लेकिन वो डिजीज़ है. जब उसमें इन्फ्लोरेसेंस में अगर हम खोल रहे हैं तो हमें इन्फ्लोरेसेंस में ग्रेन बनने की जगह पाउडर बन रहा है, तो भी वो डिजीज़ है. तो इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ दिख रहा है, दे आर डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड एज डिजीज़. द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज अ डिजीज़, जो डिजीज़ कॉज करता है, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है वो पैथोजन कहलाता है. इट इज़ कॉल्ड इज़ अ पैथोजन. एंड पैथोजन में कौन कौन हो सकता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड निमेटोड्स. ये सब, चाहे वो वायरस हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे निमेटोड्स हो, ये सब पैथोजन्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर. इसलिए
ये सब पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। पैरासिटिक फॉर्म जिसके ऊपर होस्ट प्लांट से अपना फूड मटेरियल लेगा, तो ये अपना होस्ट प्लांट से फूड मटेरियल लेना स्टार्ट कर देते हैं। द प्लांट इन्वेडेड बाय द पैथोजन एंड सर्विंग एज इट्स फूड सोर्स इज रेफर्ड टू एज होस्ट। जिससे जो उसको खाना दे रहा है, जिससे वो खाना ले रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट, होस्ट कहेंगे। तो ये यहाँ पे होस्ट के नाम पे प्लांट है, इसलिए हमने उसको होस्ट प्लांट कह दिया। अब ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ के अंदर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर, कि बायोटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है और एबायोटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। और बायोटिक एबायोटिक में क्या क्या आता है? बायोटिक एबायोटिक में, बायोटिक की अगर हम बात करें तो लिविंग की बात करते हैं, और लिविंग की अगर हम बात करें तो एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आते हैं। एनिमल्स में हम सब सारे एनिमल्स सोच सकते हैं कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइट्स हैं, स्लग्स हैं, स्नेल्स हैं, निमेटोड्स हैं, ये सब एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए। प्लांट्स की हम बात करें तो सारे प्लांट्स आ गए, चाहे वो एंजियोस्पर्मिक हैं, चाहे वो वीड्स हैं, चाहे कॉम्पिटिटर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वायरॉइड्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। ये सब है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स। नॉन लिविंग एजेंट्स में कौन कौन आता है? नॉन लिविंग में सारे या तो फिजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, या केमिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, या पॉल्यूटेंट्स आ सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में अगर हम जानना चाहें तो फिजिकल फैक्टर्स में आएंगे टेम्परेचर आ सकता है, लाइट आ सकती है, वाटर, विंड, लाइटनिंग, ये सारे फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स हो गए। केमिकल फैक्टर्स में सारा आ गया, एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच आ गई, मिनरल इम्बैलेंसेस आ गई, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज आ गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सब आ सकते हैं केमिकल में। और पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या हो सकता है कि भाई ओजोन बहुत होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत हो सकता है, हैवी मेटल्स बहुत पाए जाते हैं, SO2 बहुत होता है, फ्लोरीन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, ये सारी ऐसी वाली सारी चीज़ें ये सब पॉल्यूटेंट्स में आ सकती है। अब एबायोटिक और बायोटिक का जो अगर हम दो सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के अंदर बीच में जो ऐसा फैक्टर ओवरलैपिंग वाला जो सर्कल का जो होगा वो उनका साइनर्जिज्म रिप्रेजेंट करता है। तो ये एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। द फेवरेबल एनवायरनमेंट इज़ क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट फॉर डिजीज़ डेवलपमेंट, क्योंकि हर फंजाई, हर बैक्टीरिया का, हर वायरस का अपना एक सूटेबल ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। तो ये जो अगर कंडीशंस फेवरेबल होंगी, फंगस के लिए फेवरेबल होंगी तो फंगस मल्टीप्लाई करेगी, बैक्टीरिया के लिए तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, वायरस के लिए तो वायरस मल्टीप्लाई करेगा। तो एनवायरनमेंट का पैथोजन की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल होता है, डिजीज़ के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। Even the most susceptible plants exposed to huge amounts of a pathogen will not develop disease unless environment conditions are favorable. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर प्लांट ससेप्टेबल है तो उसमें डिजीज़ होगी, ऐसा नहीं है। ससेप्टेबल प्लांट, 3 फैक्टर्स जो है वो तीनों फैक्टर्स का रोल है। ससेप्टेबल प्लांट होना चाहिए, पैथोजन जो है उसमें पोटेंशियल बहुत हाई होना चाहिए, इनोकुलम पोटेंशियल बहुत हाई होना चाहिए, और तीसरा एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत फेवरेबल होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशंस सूटेबल हैं तो ही डिजीज़ होगी, तो ही डिजीज़ फैलेगी। यहाँ कुछ फिगर्स, डायग्राम्स बना रखे हैं, अच्छी सी पिक्चर्स हैं, फंजाई के हैं, वेल नोन जो फंजाई हैं उनके हैं, जो कि ज़्यादातर सेप्रोफाइट फॉर्म्स हैं। बैक्टीरिया बना रखा है, स्लाइमी म्यूसिलेज येलो कलर का, वायरस बना का एक पिक्चर है, और निमेटोड का पिक्चर है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ पैथोजन हैं। अब हम इसी में आगे बात करते हैं साइंस की। साइंस जो है, साइंस वो है कि पैरासाइट जो है, जो फंजाई है, जो पैरासाइट है, जो पैथोजन है, वो पैथोजन खुद भी दिखे, उसके अलावा उसके सिम्टम्स भी उस प्लांट पे अगर हमें नज़र आ रहे हैं तो वो कहलाता है साइन। यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इसमें छोटे छोटे हमें पैथोजन भी दिख रहा है, ऊपर पैथोजन भी है और जो सिम्टम है वो भी है, तो ये कहलाते हैं साइन। दीज आर द साइन ऑफ राइस शीथ ब्लाइट कॉज्ड बाय राइजोक्टोनिया सोलेनाई।
ऐसे ही ये जो साइन है यहाँ पे नेक्स्ट साइन, ये है स्मट का साइन। कौन के ऊपर है ये? कॉर्न स्मट। इट इज़ कॉज्ड बाय अस्टिलैगोमेडिस। तो आप देख सकते हैं कि जो मेज़ के अंदर जो कॉर्न स्मट है, इसमें जो इसके ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स पूरे स्मटेड हो गए हैं और इनकी अपीयरेंस दिखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये स्मटेड है। तो पैथोजन भी प्रेजेंट है और सिम्टम्स भी हमें दिख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज साइंस। अभी जो मैंने आपसे बात करी थी कि फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट डिजीजेस, तो फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है, वो फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है कि मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो नहीं होगी ग्रोथ, बहुत लो होगा तो नहीं होगी पैथोजन की ग्रोथ। फेवरेबल टू प्लांट एंड पैथोजन ग्रोथ, दोनों की ग्रोथ के लिए फ्रीक्वेंट रेनफॉल होना चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए हमें थोड़ी ह्यूमिडिटी तो चाहिए ही चाहिए। हाई रेनफॉल भी होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया की जब तक बात करें तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत हाई है तो बैक्टीरिया बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और फंजाई की ग्रोथ के लिए भी थोड़ा ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली तो कम चाहिए। सबसे ज़्यादा जो पैथोजन जिसकी ग्रोथ के लिए हाई ह्यूमिडिटी है वो है बैक्टीरिया। 90% प्लस पे वो फ्लरिश करता है बहुत ख़तरनाक तरीके से, और लॉन्ग ड्यू पीरियड्स। अब पैथोजन की हम बात करें तो पैथोजन में क्या क्या? पैथोजन अबंडेंट इनोकुलम बहुत सारा होना चाहिए। अबंडेंट प्राइमरी इनोकुलम जिसने डिजीज स्टार्ट करी वो पैथोजन का पार्ट या वो पैथोजन, वो एजेंट, वो बहुत होना चाहिए। ओवर विंटरिंग इनोकुलम इन रेसिड्यूज, अगर ओवर विंटरिंग के बाद डिजीज स्टार्ट होनी है तो जो रेसिड्यूज पड़े हुए हैं उसमें इनोकुलम प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर अटैक होना है तो वो तुरंत हो जाए। अर्ली और कंटिन्यूस इन्फेक्शन एक के बाद एक चल रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोर्स का और कोनिडिया का फॉर्मेशन चलता रहता है और डिजीज़ फैलती जाती है। ये एक ट्रायंगल है जो ये बता रहा है कि तीनों का इंटर रिलेटेड होते हैं, और ये इंटर रिलेशन एक ट्रायंगल का, छोटा ट्रायंगल एनवायरनमेंट का बना हुआ है, एक पैथोजन का बना हुआ है, एक होस्ट का, तीनों का इक्वल रोल है। और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम का। ये बीच में एक टाइम का दे रखा है, क्योंकि कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर। एनवायरनमेंट, पैथोजन और होस्ट बहुत सूटेबल हैं, बहुत कंडीशन है सही। पैथोजन बहुत सारा है, एनवायरनमेंट बहुत सूटेबल है, होस्ट ससेप्टेबल है, तो डिजीज़ होगी और वो टाइम फैक्टर डिसाइड करेगा कि कितने टाइम फैक्टर में होगी। तो नेक्स्ट फैक्टर इज़ टाइम फैक्टर। होस्ट ससेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, प्लस सारा का सारा तीनों का रोल है। पैथोजन भी होना चाहिए, उसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा होना चाहिए, और एनवायरनमेंट बहुत सूटेबल होना चाहिए। तो ये कहलाता है डिजीज़ ट्रायंगल। यहाँ उसी को और डिटेल में बता रखा है, टाइम फैक्टर साथ में लगा करके कि होस्ट ससेप्टेबल होना चाहिए, पैथोजन होना चाहिए और फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर सब कुछ कंडीशंस हैं तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट यहाँ रेन दिखा रखी है, एक पूरा बहुत अच्छा पोस्टर बना रखा है कि ये रेन हो रही है, यहाँ पे वायरसेस और ये सब फैले हुए हैं, और यहाँ पे प्लांट है। तो ये सब अगर हैं तो अच्छे से डिज़ीज़ फैलेगी, और वो डिज़ीज़ जो है वो डिज़ीज़ अच्छे से मल्टीप्लाई करेगी और प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो जो नॉर्मल अपीयरेंस है, उस नॉर्मल अपीयरेंस में एकदम से चेंज आने लग जाएगा और वो प्लांट डिजीज़ दिखने लग जाएगा। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी में अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रेरी फैक्टर्स में हम बात कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि डिज़ीज़ ज़रूरी नहीं है कि इस की वजह से हो, डिज़ीज़ डेफिशिएंसी की वजह से भी डिज़ीज़ हो सकती है। डिज़ीज़ एक्स्ट्रा कुछ चला गया उसकी वजह से भी डिज़ीज़ हो सकती है। तो जो वो डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ उस डिज़ीज़ से अलग हो गई, क्योंकि वो डिज़ीज़ जो नॉर्मल डिज़ीज़ है उससे डिफरेंट हो गई, वो डेफिशिएंसी डिज़ीज़ कहलाएगी। डेफिशिएंसी, सॉइल से अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो प्लांट भी हमें डिजीज़ दिख रहा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार पैथोजन नहीं है, उसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती हैं, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो सकती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। तो वो प्लांट भी डिजीज़ दिख रहा है, उसमें भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में चेंज आएगा और वो डिजीज़ दिखेगी। तो इस तरीके के केसेस भी हमें मिल सकते हैं as a result. So this is a short lecture on introduction to
प्लांट पैथोलॉजी। अभी इसी की हम आगे और बात करते जाएंगे और हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।